Hello guys, welcome back. In next video power sharing where we discuss on a case study of Sri Lanka and case study of Belgium. We will see the model of power sharing in Sri Lanka and Belgium. Friends, first I would like to explain about Sri Lanka. Friends, Sri Lanka is the neighboring country of India where it touches India through water bodies. It's just a few kilometers away from India, approximate 50 kilometers, and it is an island country. Friends, Sri Lanka is an island country which have diverse population. Sri Lanka got independence in 1948, a year later from India. Sri Lanka is a democratic country, but not a complete federal form of government, where people demand federal type of government, where power is shared, where power is divided among diverse social groups. Actually, this is the demand of the power sharing, demand of people of power sharing in Sri Lanka. Which types of power sharing? That is the vertical type of power sharing, where people demand equality in terms of their social diversity, their religion, caste, races. So first, friend, we just try to see the social structure of Sri Lanka, where we see two major social groups. फर्स्ट कौन है? तो है श्रीलंकन तामिल्स. पहले कौन है? जिसमें पहला आता है श्रीलंकन तामिल्स, और उसमें दूसरे जो सोशल स्ट्रक्चर में है वह है इंडियन तामिल्स. इंडियन तामिल्स जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो कितने परसेंट है? तो 74%. दे मोस्टली आर बुद्धिस्ट. फ्रेंड्स, तमिल स्पीकिंग पर्सन जो है वो कितने परसेंट है? 18%. हिंदूज और मुस्लिम दोनों मिला करके. श्रीलंकन तमिल जो है 13%, इंडियन तमिल जो है 5%. इसको हम देखते हैं एक डायग्राम के रूप में. percent of people speak Sinhala. 18% Tamil language. Tamil language. फिर हम देखते हैं यहाँ पे
कि आखिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ का पावर शेयरिंग मॉडल कैसा है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद कब हुआ, तो 1948 में, इंडिया के जस्ट एक साल बाद। ओके, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। लेकिन वहाँ की सरकार हमेशा किसके वर्चस्व की बात करती है, तो सिन्हाला जो लैंग्वेज है, जो सिन्हाला जो पीपुल है, उनकी वर्चस्व की बात करती है। और उन इस सुप्रीमेसी को लेकर के वहाँ पे क्या क्या किया गया देखते हैं। तो फर्स्ट, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू मेक सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, सिन्हाला को सुप्रीमेसी, सिन्हाला का जो सुप्रीमेसी है उसको लेकर के सरकार ने वहाँ पे क्या किया 1956 में, तो उस सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स। अब देखिए, यानी यहाँ भेदभाव भी हम देख रहे हैं। विभेदीकरण नीति, विभेदी नीति, यानी ऐसी नीति जो किसको प्रीफर कर रही है, सिन्हाला को, इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब। तो यह तो फिर इक्वालिटी के क्या है, अगेंस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शंस एंड फोस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोटेक्शंस किसको मिला है, तो बुद्धिज्म को। और भी जितने भी रेसेस के लोग हैं, रिलीजन्स के लोग हैं, वो अपने सिक्योरिटी और अपने इक्वालिटी की मांग हमेशा करते रहे हैं। नेक्स्ट, द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट none of the major political parties led by Buddhist, most of the Sinhala speaking people are Buddhist। जितने भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो सब अधिकतर क्या थे, तो वो लोग क्या हैं, तो बौद्धिस्ट हैं। सिन्हाला लीडर्स वेयर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला है। जितने भी सिन्हाला के अलावा लोग हैं, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड। तो हुआ क्या, देयरफॉर द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी लेड टू सिविल वॉर। और इसको लेकर के वहाँ पे क्या देखा गया, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंकन तमिल से और जो वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में क्या है, टकराव है। और गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी पक्ष करती है, किसकी बात करती है, सिन्हाला स्पीकिंग की बात करती है। और यही कारण है वहाँ पे सिविल वॉर का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसका मतलब क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो वहाँ के मेजोरिटी है वही, जो वहाँ पे मेजोरिटी में जो लोग हैं वही क्या है, शासन को चला सकते हैं और सत्ता के अंग हो सकते हैं। तो यह क्या है, विभेदकारी नीति है, विभेदकारी पॉलिसी है, जो इक्वालिटी की क्या है, जस्ट अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इथनिक क्या होता है। इथनिक फ्रेंड्स, इथनिक इज क्लोजली कनेक्टेड विथ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेस और रिलीजन।
ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस बेल्जियम। फ्रेंड्स, बेल्जियम जो है वो एक छोटा सा देश है यूरोप में, जो 4 कंट्री से बाउंड्री बनाता है, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है और नीदरलैंड है। फ्रेंड्स, इसके सोशल कॉम्पोजिशन और एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे बेल्जियम हैव ए लिटिल पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, तो 1 करोड़ से अधिक है। 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। जो फ्लेमिश जगह है, 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। और वो क्या बोलते हैं, तो स्पीक डच लैंग्वेज, स्पीक डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपुल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। देखते हैं, जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन क्या बोलते हैं, स्पीक डच लैंग्वेज, स्पीक डच लैंग्वेज। वेलोनिया रीजन में लोग रहते हैं और ये क्या बोलते हैं, स्पीक फ्रेंच। देखिए, भाषाई आधार पे भी इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है। भाषाई आधार पे भी अगर इक्वलिटी सरकार और कोई गवर्नमेंट प्रदान नहीं करती तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होने का हमेशा देखा जाता है। फिर यहाँ पे 1% यानी 1% जो है वो क्या बोलते हैं, स्पीक जर्मन। स्पीक जर्मन। तो ये हमारा इथनिक कॉम्पोजिशन है कहाँ का, तो बेल्जियम का। इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। फ्रेंड्स, लेकिन हम ब्रुसेल्स की देखेंगे, ये तो पूरे बेल्जियम में रहा, लेकिन हम इसकी राजधानी को देखेंगे, जिसका राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। जहाँ पे 20% ब्रुसेल्स में 20% डच स्पीकिंग लोग हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, और 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे हम देखें कि फ्रेंच जो बोलने वाले लोग हैं सिर्फ 40% है। कहाँ पे, तो वेलोनिया रीजन में, बेल्जियम के। लेकिन ब्रुसेल्स में जो है वो फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग हैं। तो यहाँ पे कैसे इक्वलिटी वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और किस आधार पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अलग तरह की गवर्नमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। भारत में कैसी गवर्नमेंट है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के रूप में। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वह लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट है, विच गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपुल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स ग्रुप। वो भाषाई आधार पर लोग अपने सरकार को खुद चुनते हैं। ऐसी सरकार, ऐसा सिस्टम जो भाषा के आधार पे इसका चुनाव होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके,
कुछ पॉइंट्स छूट गए फ्रेंड्स बताने को, वह है आपको चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे हम देखें हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पे पावर शेयरिंग होता है लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। फ्रेंड्स, जहाँ हम देखते हैं कि न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वह कार्यपालिका के द्वारा होती है, और जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों पे अंकुश लगाती है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? चेक्स एंड बैलेंस। इट मीन्स दैट वन गवर्नमेंट चेक्स अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द चेक्स एंड बैलेंस। इससे क्या होता है? संतुलन बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम? संतुलन का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, जहां पे अगर एक सरकार असमर्थ है, जहां पे एक सरकार फेल हो जाए सरकार बनाने में, तब वह क्या करती है? कोई पॉलिटिकल पार्टी जब वो असमर्थ हो, फेल हो जाए, तब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के आगे अपना हाथ फैलाती है, उससे मदद मांगती है और उससे अलायंस करती है, दूसरे पार्टी से, तीसरे पार्टी से, दो पार्टी से, तीन पार्टी से। तब हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। यानी जब एक गवर्नमेंट फेल हो जाए सरकार बनाने में, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन ले सरकार में आने के लिए, बहुमत में आने के लिए, तब इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन फ्रेंड्स a government failed to, a political party failed to make the government, rule the government, then he seek another political party to make an alliance to prove their majority, that is the coalition government। इसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और इसकी शुरुआत 1989 से, जब कोलिशन की शुरुआत होती है, जब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय क्या होता है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या अदर पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? मदद के लिए बुलाती है, तब जाकर के सरकार बनती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। एक बुक भी है प्रणब मुखर्जी की, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था इसकी शुरुआत 1989, 89, 90 और 91 से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर अब ये दौर चलता है 2014 तक, जब मोदी की सरकार फिर से दोबारा बनती है, वो बहुमत में आती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये कुछ कंसेप्ट थे पावर शेयरिंग के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ओके, दैट्स ऑल।